वेरी warm वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 4 जून 2022 है, दिन है सैटरडे। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। नंबर 1, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, ये बदलाव क्यों किए हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग, राइट। द सेकेंड वन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है कि कोर्ट्स को सारी चीज़ें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके छोटी छोटी चीज़ों में कोर्ट्स को स्टैंड नहीं लेना चाहिए। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। देन वी हैव जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी। आई एम श्योर आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग्स की जो शुरुआत हुई है ना, तो इसको लेकर एक एक्सपर्ट ने, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए काम किया है एक टॉप पोजीशन पर, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और कहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो एक एक्सपर्ट के पॉइंट्स को देखेंगे। एंड देन वी हैव चैलेंजेस फॉर पंजाब। पंजाब की सरकार के लिए ही नहीं, पंजाब एज ए राज्य हम देखेंगे कि क्या क्या बड़े चैलेंजेस हैं, खास करके 2 बड़े चैलेंजेस दैट पंजाब इज़ फेसिंग एट प्रेजेंट। सो लेट्स मूव ऑन। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस सीरीज से ज्ञान प्राप्त होता है, अगर आपको इस लेक्चर से आपकी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड होती है, अगर आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आती है, एंड इन फैक्ट इफ़ यू आर ए सपोर्टर, इफ़ यू आर एन एडमायरर ऑफ दिस सीरीज़, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। राइट, देयर आर सो मेनी न्यू स्टूडेंट्स आउट देयर, उनको इस सीरीज़ के बारे में पता ही नहीं है। आई वॉज गोइंग थ्रू वन कमेंट टुडे, आज ही एक कमेंट आई है एंड यू कैन रीड दैट कमेंट एज वेल, कि एक लंबे समय से ये स्टूडेंट जो हैं वो तलाश कर रहे थे मेरी, राइट। उनको पता नहीं था कि आई एम अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन, राइट। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर एंड अगर आप शेयर करेंगे, each and every one of you, अगर आप everyone will start sharing this series, तो ये उन सारे स्टूडेंट्स तक तो पहुंचेगी ही, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्रकार की क्वालिटेटिव डिस्कशन की ज़रूरत है, उन तक भी हम पहुंच पाएंगे। एंड दिस विल मेक दिस चैनल, दिस सीरीज सस्टेनेबल एंड वी कैन कंटिन्यू with this particular series. So it is very very important that you share it on regular basis. Thank you very much to all the students who are doing it on regular basis. Gradual engagement, The Hindu का ये आर्टिकल है, एक नया बदलाव when it comes to dealing with अफगानिस्तान, particularly तालिबान। अब भारत ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि हम एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को काबुल भेजने वाले हैं, ताकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारा जो डेलीगेशन है, भारत ऑफिशियली तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर सके, एक मुलाकात कर सके। ये एक बदलाव है, एक नया बदलाव है इन टर्म्स ऑफ आवर टेक्टिक, इन टर्म्स ऑफ आवर ऑपरेशन। 1990s में ये जो तालिबान है वो पहली बार पावर में आया। अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के पास कुछ 5-6 सालों के लिए आ गया था। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमारी एक जो फ़्लाइट थी नेपाल से टेक ऑफ हुई और इस फ्लाइट को मुंबई आना था, लेकिन इस फ्लाइट को कांधार ले जाया गया और हमारी फ़्लाइट हाईजैक की थी। और तालिबान के लोग जो हैं उन्होंने पूरी मदद की थी आतंकवादियों की। और इसके ऊपर एक आई थिंक ज़मीन नाम का पिक्चर, आई थिंक ज़मीन फिल्म का नाम है, पुरानी फिल्म है, आई थिंक 15 साल पुरानी होगी, शायद 10 साल पुरानी, 10-15 साल पुरानी होगी फिल्म। अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, राइट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन ये इसी हाईजैक के ऊपर आधारित है। आई एम श्योर आपने शायद उसको देखी होगी, आई एम नॉट श्योर देखी है नहीं देखी है, लेकिन दिस इज़ वन थिंग कि 90s में जब तालिबान के, एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 90s में जब तालिबान कंट्रोल में आया, अफगानिस्तान उसके कंट्रोल में आ गया, तो तालिबान काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था भारत के साथ। ऑफ कोर्स तालिबान जो है वो एक हमेशा से पाकिस्तान का पपेट रहा है, तो इट वाज अगेंस्ट अस, राइट। और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए और बहुत सारे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था एंड थिंग्स। तो भारत ने कभी भी तालिबान के साथ किसी भी प्रकार की डिस्कशन जो है वो नहीं की। भारत हमेशा से ये कहते आया है कि हम टेररिस्ट जो हैं उनके साथ हम बातचीत नहीं करते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर भारत ने एक जो चेंज किया है, चेंज इसलिए है क्योंकि रियलिटी यह है कि अफ़गानिस्तान की अगर आप इंटरनल सिचुएशन को देखें, रीजनल डायनामिक्स को अगर आप देखें, तो यही लॉजिकल बात बनती है कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो कंट्रोलर है यानी कि तालिबान की जो रेजीम है उसके साथ बातचीत करें। इंडिया शटर्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल इन अगस्त 2021। जब ये अगस्त में कंट्रोल में आ गया अफगानिस्तान तालिबान रेजिम के, तो उस टाइम पर हमने हमारी एम्बेसी को वहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन हमने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको मेंटेन रखा विथ तालिबान। सितंबर की बात करें, लास्ट सितंबर, तो इंडियाज एम्बेसडर टू कतार दीपक मित्तल साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई तालिबान के एक सीनियर ऑफिशियल जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकैत्जाई। तो इनके साथ उनकी मुलाकात हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो दोहा में है, कतार का कैपिटल है दोहा, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। अक्टूबर में इंडियन ऑफिशियल्स ने जो तालिबान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके साथ एक मीटिंग की मॉस्को में, और 9 दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत ने ये जो नई रियलिटी है अफ़गानिस्तान की, इसको एक प्रकार से स्वीकृति दी, इसको रिकॉग्नाइज किया कि अब अफ़गानिस्तान की रियलिटी ये है कि तालिबान इज़ the regime that is in charge of Afghanistan. Later, New Delhi sent humanitarian assistance, including wheat, COVID-19 vaccines and winter clothes. भारत ने 3 बड़ी चीज़ें जो हैं वो अफ़गानिस्तान को, क्योंकि वी नो के अफ़गानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इकोनॉमिकली काफ़ी ख़राब है, तो भारत ने वहाँ पर गेहूँ भेजे, और इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे ना कि हमने वाया पाकिस्तान ये गेहूँ भेजे, राइट, वाया रोड भेजे, तो इट वाज अ बिग थिंग। पाकिस्तान ने पहली बार या फिर एक लंबे समय के बाद अपना रोड जो है वो यूज़ करने के लिए दिया ताकि हम डायरेक्टली ये जो गेहूं है वो अफ़गानिस्तान को पहुंचा सके। नंबर 2 हमने उनको वैक्सीन प्रोवाइड की, और नंबर 3 हमने उनको स्वेटर्स और ये जो कंबल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की थी। तो अब जो हमारे जो एक अभी जो सामने बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि ये जो बातचीत हम कर रहे हैं या फिर जो डेलीगेट्स हम भेज रहे हैं वो इसलिए भेज रहे हैं ताकि ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम अफ़गानिस्तान के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर भेज रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए भारत जो है वो तालिबान के साथ डिस्कशन कर रहा है, विच इज़ आई वुड से ए गुड थिंग, राइट। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। देखिए, मदद किसकी होगी? फाइनली अफ़गानिस्तान के लोगों की। और दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि हम तालिबान के साथ भी बातचीत करने का जो हमारा अनुभव है वो हमारा बढ़ता जाएगा, तो इट इज़ अ गुड थिंग। द मीटिंग JP सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हैड विद द तालिबान्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, is a natural next step of this policy of gradual engagement India has taken. ये जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है इसको आप कह सकते हैं ग्रेजुअल एंगेजमेंट की नीति। ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, राइट, छोटे छोटे स्टेप्स। जैसे हम विक्ट्री के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर हम तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको और ज़्यादा हेल्थी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है हमारे 3 मेन कंसर्न्स हैं। और नंबर 1 कंसर्न जो है उसमें वो ये है कि पिछले 20 सालों से भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट हमने क्यों किया है? ये इन्वेस्टमेंट हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया है। तो अब अचानक से अगर तालिबान आ जाएगा, और तालिबान आ चुका है इनफैक्ट, राइट, और फिर ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो इसमें ना तो अफ़गानिस्तान के लोगों का फ़ायदा है ना ही हमारा, इनफैक्ट हमारा तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें। तो भारत ये चाहता है कि अभी तक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस इन्वेस्टमेंट को हम रिटेन कर सकें, राइट, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, और अफ़गानिस्तान के लोगों के दिल में जो भारत की एक छवि है, जो गुडविल है, उसको हम रिटेन कर सके। तो दिस इज नंबर 1 थिंग दैट वी वांट। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया 1990s में जब तालिबान पावर में आया तो बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही थी, एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स को
सपोर्ट किया जा रहा था। ये मुजाहिदीन तालिबान जो हैं, तो ये लोग जो हैं वो कश्मीर में भी वायलेंस करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, लोग प्रोवाइड कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। और एंटी इंडिया ग्रुप्स जो हैं उनको तालिबान सपोर्ट ना करें। हम बेसिकली ये कमिटमेंट चाहते हैं उनसे कि अब तालिबान फिर से पावर में आया है तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं करेगा। कोई भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या फिर भारत के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है, तो इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को तालिबान सपोर्ट नहीं करेगा। ये चीज़ हम तालिबान से चाहते हैं। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान की कठपुतली के तौर पर अगर तालिबान काम करता रहेगा तो भारत के लिए यह नुकसान होता ही रहेगा। सो द तालिबान रिमेनिंग ए पाकिस्तानी सैटेलाइट फॉर एवर इज नॉट इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। भारत के हित में यह बात नहीं है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की कठपुतली के तौर पर हमेशा के लिए काम करता रहे। तो दिस आर द 3 मेन थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम Taliban, that we want from this regime that is controlling Afghanistan. New Delhi cannot pursue any of these objectives if it does not engage with Taliban. अगर हम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे तो ये 3 चीज़ें हम क्या अचीव कर पाएंगे? The answer is of course no. तो हमें उनसे बातचीत करनी होगी, हमें उनके साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करना होगा, मेंटेन करना होगा। एक और चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम उनको फुल सपोर्ट करते रहें, नहीं। ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड, ग्रेजुअल एंगेजमेंट की पॉलिसी है ये। तो इसमें कोई जल्दबाजी भारत नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। और दूसरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उनके साथ मिलकर हमें ये प्रेशर क्रिएट करना चाहिए तालिबान पर कि ये एक और ज़्यादा इंक्लूसिव रेजीम तैयार करें। महिलाओं को अधिकार मिले, माइनॉरिटीज़ को अधिकार मिले, राइट, ह्यूमैनिटेरियन, ये सारी चीज़ें। लेकिन कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर तो हमें निष्फल ही होंगे क्योंकि तालिबान की पूरी विचारधारा ही अलग है। बट लेट्स ट्राई, राइट, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, एक प्रेशर तो क्रिएट कर सकते हैं रीजनल और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर के वहाँ पर एक प्रॉपर सरकार जो है वो आ जाए। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। गन्स एंड बॉटल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। स्पेशल सिक्योरिटी कवर किन किन लोगों को मिलेगा, किन किन लोगों का हटाया जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि जो बार हैं ये कब खुलेंगे, कब बंद हो गया, रेस्टो बार्स जिसको हम कहते हैं, रेस्टोरेंट प्लस बार, तो ये कब खोलेंगे, इसका ओपनिंग टाइम क्या होगा, क्लोजिंग टाइम क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे डिसीजंस जो है ना वो एग्जीक्यूटिव्स ले, वही बेटर हैं। व्हेन आई से एग्जीक्यूटिव्स आई मीन टू से कि जो भी राज्य हैं तो उस राज्य की सरकार वो डिसीजन ले, दैट इज़ गुड। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास ये एक अपील गई है और पंजाब गवर्नमेंट को जब पूछा गया, अब एज वी नो कि ये जो मूसवाला, जो सिद्धू मूसवाला की जो हत्या हुई, तो सरकार मीन्स ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास ये एक बात गई है। तो जब पूछा गया कि क्यों आपने इनकी सिक्योरिटी हटा दी थी, तो या फिर सिक्योरिटी 400 एंड कुछ 424 लोग इंक्लूडिंग सिद्धू मूसवाला, इनकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी, तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने यह कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उसकी एनिवर्सरी आने वाली है 6 जून को। तो इसके लिए, इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा पर्सोनेल की ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमने ये सिक्योरिटी जो है वो हटा दी है। अब ऐसी बात जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने क्लेम की है कोर्ट में। अब सरकार कोई भी दावा जो है वो कर सकती है। द रियलिटी ये है, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक नई सरकार आई है, एक नया बदलाव करने की कोशिश में एक शायद गलती हो गई। जिस प्रकार से ये सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके बाद तो यही कह सकते हैं कि एक गलती हो गई। अब फिर से सभी की सिक्योरिटी जो है वो रिस्टोर कर दी है। तो अभी तो 6 जून जो है उसको आने में कुछ दिन है, 2 दिन बाकी हैं। तो फिर आपको एक्स्ट्रा पर्सनल चाहिए, तो यहाँ पर आपने चेंज क्यों किया? बट हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि ऐसे डिसीजंस जो है ना, ये डिसीजंस गवर्नमेंट ले, वही बेटर है। इसमें कोर्ट अगर आएगी भी तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार तो यही कहेगी कि हमारे पास ये था, वो था, जो भी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कोर्ट्स को बिजी नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट एक केस को, एक केस जो है इसके बारे में डिसीजन लेने वाली है कि जो रेस्टो बार्स हैं वो 3 बजे तक
खुले रहने चाहिए या नहीं सुबह 3 बजे तक। अब ऐसी चीज़ें अगर कोर्ट्स डिसाइड करेगी तो ऑलरेडी हमारी हाई कोर्ट्स के पास कुछ 59 लाख पेंडिंग केसेस हैं, राइट। जब इतना ज़्यादा वर्कलोड है हमारी कोर्ट्स पर, राइट, इतना सारा काम करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस पर डिसीजन देने हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम सिलेक्टिव तरीके से आगे बढ़े। इस प्रकार के पेटी केसेस जो हैं उसमें कोर्ट्स को एंगेज नहीं होना चाहिए। और दिल्ली के गवर्नेंस की बात करें तो वी ऑलरेडी नो कि वहाँ पर सेंटर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट चलता ही रहता है, एक लंबे समय से चलता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोर्ट भी एक पार्टी के तौर पर आ जाएगी तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। तो बॉटम लाइन यही है कि कोर्ट्स शुड बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ मैटर्स। बाकी के डिसीजंस लेने के लिए कौन है हमारे पास? सरकार है। सरकार डिसीजंस लेगी, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अपना काम करेंगे। Terrorists have changed tack in Jammu and Kashmir. So must Government of India. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है DS हुड्डा साहब ने। DS हुड्डा, हु इज DS हुड्डा? ये फॉर्मर आर्मी कमांडर रहे हैं नॉर्दर्न कमांड के। तो वी कैन सेफली से कि ये आर्टिकल लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक्सपर्ट है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस आर्टिकल में उन्होंने लिखे हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक नई टेक्टिक जो है वो ये टेररिस्ट ने एक नई चीज़, एक नया काम करने का तरीका जो है वो उन्होंने डिप्लॉय किया है। दैट इज़ ये टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। और 2 किलिंग्स हाल ही में हुई और ये टारगेटेड सिविलियंस की किलिंग थी। कुछ ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन और ख़ास करके यहाँ पर किसको टारगेट किया जा रहा है? कश्मीरी पंडित और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। अब टेररिस्ट जब ऐसा करते हैं ना तो नेचुरली मीन्स टेररिस्ट जो हैं वो सो कॉल्ड किस रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भले ही वो रिलीजन उस चीज़ के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन फिर भी अब अगर अब्दुल नाम होगा तो लोग वही कहेंगे ना कि ये जो टेररिस्ट हैं वो मुसलमान था। भले ही वो मुसलमान जो हैं उसकी जो ऑन पेपर जो चीज़ें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन एक्सेट्रा को जो भी करनी चाहिए वो उसमें, या फिर एक इंसान को जैसे रहना चाहिए वैसा नहीं रहेगा, वो टेररिज्म को ज्वाइन करा तो उसका क्या कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता, इज़न्ट इट? कोई भी टेररिस्ट जो है ना उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, लेकिन हमारी एक पुरानी आदत है, चीज़ों को हम एक स्टीरियोटिपिकल तरीके से देखते हैं। तो हम वही देखेंगे कि ये एक मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को मार दिया, एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। तो टेररिस्ट को क्या चाहिए? टेररिस्ट को यही चाहिए कि यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवाइड एंड रूल यहाँ पर हो, ताकि ये कश्मीर वाला इश्यू जो है वो हमेशा चलता रहे। जो भी लोग ये चीज़ गलत चीज़ें यहाँ पर हमारे देश में करवाना चाहते हैं वो तो यही चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा चलता ही रहे, ताकि हमेशा ये इश्यू जो है वो कभी ख़त्म ना हो। और जब तक ये इश्यू रहेगा तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड द एस्टैब्लिशमेंट पर्टिकुलरली। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, आपको याद होगा इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में मैंने बताया था कि ये चीज़ वो क्यों करते हैं, टू क्रिएट पैनिक एंड फियर। और पैनिक एंड फियर जो है ना वो काफ़ी कंटेजियस है, ये काफ़ी फटाफट कोविड से भी ज़्यादा फैल सकता है ये कंटेजियस भाई। और अब क्या होगा कि अब वहाँ के जो पंडित हैं ना वो भी डिमांड कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के बाहर कहीं पर रीलोकेट कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक जो स्टेप्स उठाए हैं ना वो स्टेप्स सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कमज़ोर नज़र आएगी, वीक नज़र आएगी। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि देखिए कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर में नहीं रहना है, हमें बाहर रहना है। तो देखिए क्या हालत की है भारत ने। इस प्रकार के इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाने की कोशिश। तो इसको कहते हैं वॉर ऑफ नरेटिव्स। वॉर ऑफ नरेटिव्स जो हैं वो इसी चीज़, एक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कि सिविलियंस जो हैं उन पर अटैक कीजिए और गवर्नमेंट को वीक दिखाइए, देश को वीक दिखाइए, कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा पैदा कीजिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों को कहते हैं वॉर ऑफ नरेटिव्स। एंड इट इज़ इंटेंडेड टू शो दैट टेररिस्ट कैन स्ट्राइक एट विल। ये इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश होती है
कि हम जब चाहे तब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि वी आर पावरफुल, हम जिसको चाहे उसको टारगेट में ले सकते हैं। तो ये आइडिया यही है कि सरकार जो है वो फेल रही है, पावरलेस हैं, लोगों की रक्षा नहीं कर पाती एक्सेट्रा। तो यही आइडिया को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। हाल ही में कुछ छोटे छोटे मैग्नेटिक बॉम्ब्स भी सामने आए हैं, मिले हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये अमरनाथ यात्रा जो है उस पर अटैक करने के लिए इन मैग्नेटिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। फिर ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट और हाइब्रिड टेररिस्ट जैसे शब्द हमें सुनने को मिल रहे हैं, ये इटसेल्फ बताते हैं कि टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कॉल सेंटर्स जो है ना, कॉल सेंटर्स को अगर आप यूके में ऑपरेट करेंगे तो आपको कुछ 8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड पर आवर देने पड़ेंगे। कितने पर आवर? तो वी आर टॉकिंग अबाउट 700-800 रुपीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। लेट्स से 800 रुपीज़ पर आवर देने पड़ेंगे। 800 इंटू 30 करें तो कितने होते हैं? 24,000 रुपीज़ हो जाएंगे, राइट। अगर ये किसी इंडियन को सैलरी दी जाए 24,000, ये एक यूके में बैठकर कॉल सेंटर कोई ऑपरेट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ, कोई अलग टॉपिक में चले गया? नहीं नहीं, उसी टॉपिक में हैं हम, टेररिस्ट वाले टॉपिक में ही हैं हम। कॉल सेंटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो ये जो 800 रुपीज़ पर आवर देना है यूके के एक व्यक्ति को, और वो 8 घंटे अगर काम करेगा तो वो दिन के 6,400 रुपीज़ जितने आपको उसको पे करने पड़ेंगे, राइट। यूके में अगर वो काम कर रहा है उतने पाउंड्स आपको पे करने पड़ेंगे, लेट्स से 80 पाउंड्स पर डे। तो इट इज़ बेटर ना कि आप किसी भारत के व्यक्ति को वो काम दे दे। वो अंग्रेज़ी भी जानता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन करने के बाद वहाँ पर जो कोई कॉल, जो कस्टमर कॉल करेगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये कॉल जो है वो इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है। और अगर इंडिया में ट्रांसफ़र भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनका तो काम जो है, उनको कंप्लेन करवानी है या फिर सॉल्यूशन चाहिए, वो सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा, दैट्स इट। तो 24,000 में जो काम हो सकता है तो उसके लिए हर रोज़ 6,400 रुपीज़ जो है वो क्यों खर्च करें? तो इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो चीज़ आप दूसरों को दे दीजिए और वो कर सकते हैं आपके लिए, कम दाम में कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ये टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये मैंने खुद का बनाया हुआ है, राइट। टेरर प्रोसेस, ये शब्द मैंने खुद का बनाया है, टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये क्या है कि वहाँ पर पाकिस्तान का कोई लड़का जो है उसको यहाँ पर भेजना, ये सारी चीज़ें, उससे बेटर है कि आज टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है। कश्मीर के किसी नौजवान को भड़काइए, उसको डराइए, उसको उसका ब्रेन वॉशिंग कीजिए, और इंडिया का ही व्यक्ति इंडिया के लोगों को ही मारेगा, तो फिर इसमें जीत तो पाकिस्तान को मज़ा ही आएगा ना। उसका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। जो मरा वो इंडियन, जो मरे वो इंडियंस। तो हमारे ही यंगस्टर्स का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। वैसे देखा जाए तो इन्फिल्ट्रेशन भी काफ़ी बड़ा है। 2022 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से आने वाले जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, फॉरेन टेररिस्ट की संख्या जो है वो भी हमारे देश में काफ़ी बड़ी है। दैट इटसेल्फ मीन्स के दो चीज़ें हो सकती है। एक तो वो अटैक की साइज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से फ़ौरन से उनको लोगों को भेजना पड़ रहा है। लेट्स होप कि नंबर 2 ही राइट हो, लेकिन हमें ऐसी कोई गफलत में नहीं रहना चाहिए। बट ये भी हुए कि वो हमारे लोगों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। दूसरी एक चीज़, लगभग 3 दशक हो चुके हैं ये कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को, तो इसका कोई एक ऐसा इजी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई डेट नहीं है कि आज से ये चीज़ जो है वो बंद हो जाएगी और आज से कश्मीर जो है ये
पीसफुल हो जाएगा, नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हमें थकना हारना नहीं है, लड़ाई जो है वो लड़ती रहनी है। और जिस प्रकार से टेररिस्ट ने अपनी फाइट करने की स्टाइल को चेंज किया, वैसे ही गवर्नमेंट को भी एजाइल और क्विकली रिस्पॉन्स करना होगा। और इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम है, आज भी वो 100% पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, पहले जो था उससे बेटर सिचुएशन है, नो डाउट, लेकिन 100% अभी नहीं है, तो ये मानना। सेकंड थिंग, टेररिस्ट को हंट डाउन करते रहना, इसी के साथ साथ सिटीजन्स को सेफ फील करवाना। सेफ्टी इज ए सॉर्ट ऑफ फीलिंग, ये फील होना चाहिए कि वी आर सेफ। और इसके लिए जो लोकल्स है ना, उनको ऑन बोर्ड लाना, उनका विश्वास जीतना, उनका दिल जीतना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, लोकल पुलिस पर्सोनल जो हैं, वहाँ के जो सन ऑफ द सॉइल जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने टेररिज्म को तोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनको की रोल्स देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना। और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ एंगेज होना। और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम करेंगे, सरकार करेगी, तो एक बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी एक सलाह जो है, एक एडवाइस जो है, वो हुड्डा साहब इस आर्टिकल के माध्यम से हमें दे रहे हैं। सिक्योरिटी स्पेक्टर्स एंड एन एग्रेरियन क्राइसिस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दोस्तों, ये जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई लास्ट संडे, अब देखिए पंजाब के बारे में जो वो इससे पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया ना, इट वाज अबाउट कोर्ट। रिमेंबर कि कोर्ट को क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट अबाउट कोर्ट, दिस इज़ अबाउट पंजाब के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो ये 423 लोग प्लस सिद्धू की जो सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, तो भगवत मान की सरकार ने फिर से उसको कर दिया, रिस्टोर कर दिया है, और वो सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन ये जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना भगवत मान की, तो इनको वो कहते हैं ना कि विरासत में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मिले। इसमें नंबर 1 प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का, नंबर 2 प्रॉब्लम जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें तो आज भी वहाँ के किसान, पंजाब के किसान, राइट, हमारे देश में जो पंजाब के किसान की बात करें, मीन्स पंजाब की बात करें, तो हम कहते हैं कि वहाँ के किसान बहुत ही संपत्ति वाले हैं, बहुत ही सुखी किसान हैं वहाँ के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये हो चुकी है कि पंजाब के किसान और खेतीबाड़ी में काम करने वाले लोग जो हैं वो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि जो पानी को बचाने के लिए डायरेक्ट जो चावल है ना, राइस है, तो इसकी डायरेक्ट सीडिंग करने की एक शुरुआत की है, जिससे हमें इतना ज़्यादा पानी जो है, और पानी भी क्या है कि नदी के पानी के साथ साथ ग्राउंड वाटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर। और पंजाब के इतिहास में जाएंगे तो पंजाब वॉज गुड फॉर वीट, राइट, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने राइस भी उगाना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से पानी का प्रॉब्लम, और फिर ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में हमने ये भी देखा कि पंजाब में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका स्तर भी काफ़ी नीचे गिर चुका है। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से कैंसर ट्रेन्स और ये सारी चीज़ें चलने लगी है, तो वहाँ के इश्यूज़ काफ़ी हैं। लेकिन सरकार ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, दिस इज़ स्टेप नंबर 1। नंबर 2 इज़ जो मूंग है, ग्रीन ग्राम, तो इसके ऊपर भी MSP जो है वो डिक्लेयर की है, ताकि किसान जो है वो थोड़े डाइवर्सिफाई हो जाए, दूसरे कोई क्रॉप्स जो हैं उनको उगाए, तो इट इज़ अ गुड थिंग। पटियाला वायलेंस, वहाँ पर वायलेंस हुआ था पटियाला में, और इसको काफ़ी जल्दी इसके ऊपर एक्ट भी किया और इसको बड़ा होने नहीं दिया मान सरकार ने, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। अब ये जो मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हुई है, तो इसको लेकर काफ़ी वहाँ पर नाराज़गी है और काफ़ी गुस्सा है लोगों के अंदर, और ये सारी चीज़ें चल रही। लेकिन अब वहाँ को, पंजाब को क्या चाहिए, वहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ये ऐसी चीज़ों में अगर सरकार उलझी रहेगी, राइट, ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, तो सरकार कभी फंक्शन नहीं कर पाएगी। एक लंबे समय से पंजाब को एक सोबर और एक सीरियस गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो ये आप इन द सेंस आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से पंजाब के लोगों ने वोट देकर वहाँ पर बिठाया है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस पर फोकस करते हुए सरकार को आगे बढ़ना है। ये भगवत मान साहब की जो सरकार है उनको, और ये सिक्योरिटी हटाना, ये वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर उनको फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस जो है वो उनका गवर्नेंस पर होना चाहिए, कि पंजाब को एक रोल मॉडल के तौर पर वो रख सकते हैं। क्योंकि जब पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ,
तो दूसरे क्षेत्रों ने भी इसको अपनाया। अगर ये नया गवर्नेंस पंजाब में सक्सेसफुल होगा तो दूसरे राज्यों में भी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। वी नो उड़ता पंजाब और ये सारी चीज़ें, वहाँ पर जो ड्रग्स का इश्यू हो चुका है। और एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं गुरदास मान साहब का एक गाना जो भगत सिंह पर उन्होंने एक गाना बनाया है, आप देखिएगा उसको ज़रूर। इट्स लाइक ए स्मॉल मूवी, 7-8 मिनट का एक गाना है उनका। और वक्त बन के वो आते हैं भगत सिंह के पास और कहते हैं कि 100 साल के बाद ये तेरा पंजाब जो है वो कैसा हो जाएगा, तुझे देखना है। तो भगत सिंह, छोटे भगत सिंह होते हैं, तो कहते हैं कि हाँ जी मुझे देखना है। फिर वो लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रॉमिस दे के अगर तू जो भी देखेगा तो इसको देखकर अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा। तो फिर भगत सिंह कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा डिसीजन जो है वही रहेगा, मैं हंसी खुशी फांसी फांसी का फंदा जो है वो अपने गले में पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप दिखाइए 100 साल के बाद मेरा देश कैसा होगा, मेरा पंजाब कैसा होगा। और फिर वो देखते हैं कि पंजाब में ये पेस्टिसाइड डाला जाता है, जहर जो हैं, जहर से खेतीबाड़ी की जाती हैं। और बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए जाते हैं, इन द सेंस के वीडियो गेम, जो वायलेंट वीडियो गेम्स है वो खेलते रहो। धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, ड्रग्स इतना लेते हैं कि आप देखिएगा उस गाने को, उसमें आपको सारी, ऐसा नहीं है कि हर घर में ऐसा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो रहा है। और दुख होता है कि पंजाब जिसको एक एज ए कल्चर के लिए वहाँ के लोगों का एक अलग सा प्यार, वो कंट्री साइड जो कहते हैं ना कि गांव का कल्चर, कि कोई मेहमान आया तो वो भूखे पेट ना जाए, इस प्रकार की जो चीज़ें थी, अब जब देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो बहुत दुख होता है कि इतना अच्छा सेंटर जो है हमारे देश का, वो अब उसकी ये हालत हो चुकी है। तो वी नीड गुड गवर्नेंस इन पंजाब। तो ऐसा ही वहाँ की सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है, भगवत मान सरकार के पास, कि वो इस चीज़ को वहाँ पर क्रिएट करें। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और कल है संडे। तो डियर फ्रेंड्स, कल आपको रिवीजन लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।